Good morning, everyone. वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो एक तो चीज़ ये है कि आप सबको जैश ए मोहम्मद के बारे में पता होगा। ये एक टेरर आउटफिट है जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, पर इसके बहुत सारे लोग दुनिया भर के अंदर कोशिश करते हैं टेररिज्म फैलाने की। और ऐसे ही 8 लोगों को हमारी जो गुजरात की एंटी टेरर स्क्वाड है, उसके द्वारा गुजरात और मध्य प्रदेश से यहाँ पे पकड़ा गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो निवासी थे, ये तो थे गुजरात के, थे MP के ही थे, तो है तो ये भारत के लोग ही, पर ये भारत के अगेंस्ट ही साजिश कर रहे थे। तो ऐसे टेररिस्ट लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, और इनके जो रिश्ते हैं जैश ए मोहम्मद के साथ उसको खंगाला जाएगा, ताकि कोई बड़ी गतिविधि जो ये प्लान कर रहे थे उसको यहाँ पे रोका जा पाए। इसके अलावा दोस्तों, भारत और चाइना के रिश्ते हमें थोड़े से अच्छे होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट भारत ने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं अपने स्टांस के ऊपर। जैसे चाइना के साथ में ना, हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हमेशा उठते थे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, तो भारत के साथ में जिनका लैंड बॉर्डर टच होता है, उनको अगर भारत में इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए उनको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है भारत सरकार की, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 चाइना बेस्ड कंपनीज के लिए हमने यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया है। यानी कि वो भारत के पावर सेक्टर के अंदर जो अलग अलग आपके बिड्स होंगी, उनके अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो इनको भी आसानी से मिल पाएंगे। तो कोशिश यही है कि भारत और चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा इम्प्रूव हो। पहले के मुकाबले जो एक डर था ना कि हाँ, कि चाइना से इन्वेस्टमेंट हमने नहीं लेना, अब वो चीज़ें थोड़ी करवाहट यहाँ पे आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी थी, और यहाँ पर कंसल्टेशन के बाद इन चारों कंपनीज को यहाँ पर ये परमिशन दे दी गई है कि वो भारत के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पावर के रिगार्डिंग। अगर आपको इनका नाम देखना है, जैसे आपका TBEA इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपका नानजिंग इलेक्ट्रिक हो गया। ऐसे आपके टोटल 4 आपको कंपनीज ही देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, डेट है आज की 4 जुलाई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 1.0 बैच 2027 है, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी GS और SA की क्लासेस रहेंगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आपके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, और ये सारी विद इवेल्युएशन होगी। वीकली टेस्ट डिस्कशन भी होगा, पर्सनलाइज मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, और आंसर राइटिंग और करंट अफेयर की क्लासेस भी रहेंगी जो आपको हेल्प करती रहेंगी कि कैसे अपने आप को बेटर बनाना है। तो दोस्तों, इसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल बैच हो सकता है 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहला टॉपिक दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है, वो गल्फ ऑफ ईडन के बारे में है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को गल्फ ऑफ ईडन के बारे में पता है। बहुत पहले भी हमने कई बार इसको डिस्कशन कर लिया है, थोड़ा सा वापस न्यूज़ में है तो एक बार देखते हैं। देखो, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, राइट। यहाँ पर है आपका रेड सी। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को यहाँ पे एक स्टेट कनेक्ट करती है, इसका नाम है बाबल मंदेब स्टेट, राइट। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको नीचे इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट ना, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर आपका सोमालिया, ठीक है, इथोपिया, इरित्रिया और आपका जिबूती आता है, इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब देखो, अभी ये सारा जो रीजन न्यूज़ में था, इसका रीज़न था कि कहीं ना कहीं जो आपका ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी था। उसके अलावा अगर हम बात करें और मल्टीपल रीजंस की वजह से जो पूरा रेड सी है ना, ये न्यूज़ में रहता ही है। बाकी ऊपर भी अगर हम बात करें, ईरान के पास में जो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, वो भी न्यूज़ में था। बट ये गल्फ ऑफ एडन भी काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता ही था। बट अभी पता क्यों न्यूज़ में आया है? दरअसल में ना, सोमालियन पायरेट्स बहुत ज़्यादा फेमस आपको या इनफेमस देखने को मिलेंगे। बेसिकली पता क्या होता है कि अगर कोई शिप यहाँ से गुजरती है, तो सोमालियन पायरेट्स खासकर कोशिश करते हैं उस शिप को लूटने की, राइट। इसका कारण क्या है? देखो, सोमालिया में ना बहुत ज़्यादा आपको बेरोजगारी देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इलीगल फिशिंग देखने को मिलती है, बहुत ही वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर है। तो बार बार ये कोशिश करते रहते हैं अलग अलग शिप्स को टारगेट करने की। अभी यहाँ पे इनके द्वारा ही टारगेट करने की कोशिश करी MV गोल्डन आर्सनल को। ये बेसिकली एक प्रकार की कमर्शियल शिप है, एक कार्गो शिप कह सकते हो।
कोई यहाँ पर ये नेवी शिप नहीं थी, ये एक मर्चेंट वेसल ही थी। तो इसको भी यहाँ पर एक पायरेसी अटेम्प्ट के माध्यम से इसको कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी, बट भारत की नेवी के द्वारा इस अटेम्प्ट को अनसक्सेसफुल कर दिया गया। मतलब इनको रोक दिया गया, ये जो सोमालियन पायरेट्स यहाँ पे इसको कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से भारत की नेवी ने वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पे री इन्फोर्स किया है। राइट, तो ये करंट अफेयर्स था। बाकी ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन ओशन के अंदर, और रेड सी और अरेबियन सी को यहाँ पे ये लिंक करता है। बाकी अरेबियन पेनिनसुला जो आपको देखने को मिलेगा, और नीचे आपका यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये वाला रीजन, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और इसके आसपास आपको नॉर्थ में यमन, सोमालिया साउथ में, जिबूती वेस्ट में, और आपका अरेबियन सी यहाँ पर आपको ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राइट, बाकी ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के डाइवर्जेंस यहाँ पे बना है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे एडन आर मुकल्ला, ये आपका यमन में है, जिबूती सिटी पोर्ट जो जिबूती में ही है, और बर्बरा एंड बुसासो ये सोमालिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यूरोप और एशिया के बीच में ये कनेक्टिविटी अफ्रीका के थ्रू यहाँ पर सुएज कनाल के माध्यम से होती है। बेसिकली ना यहाँ से सुएज कनाल आती है, फिर यहाँ पे रेड सी, फिर आपका बाबल मंदीब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन, और इस तरह से अरेबियन सी। तो ये पूरा आपको इस तरह से जो पैसेज है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज कहाँ से पास होती हुई देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज बॉर्जुली वेटलैंड डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सबसे पहले तो ये वेटलैंड है कहाँ पे दोस्तों? ये वेटलैंड आपको असम के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। असम का सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये वेटलैंड है। अब इस वेटलैंड में ना बहुत ही एक खास बात हुई है। एक्चुअली मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ, ये वर्ड पढ़ना आराम से, ओराइजा रूफी पोगोन। अब ये वर्ड है क्या? देखो ये वर्ड बेसिकली है वाइल्ड राइस, चावल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चावल की। पॉइंट पता क्या है? हमें जो आज के समय जो हम चावल कल्टीवेट करते हैं उसका नाम है ओराइजा सेटिवा, और उसी का ही आप कह लो कि एक प्रोजेनेटर है, बेसिकली एंसेस्टर, इसके साथ ही रिलेटेड है ये वाला राइस। इसको हम लोग वाइल्ड राइस के नाम से जानते हैं। अब ये जो वाइल्ड राइस है ना बहुत ही शानदार है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये पेस्ट से, डिजीज से, क्लाइमेट स्ट्रेस से बिल्कुल रेजिस्टेंट है। यानी कि सूखा हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, उसको भी काफ़ी हद तक ये झेल सकता है। इसीलिए वाइल्ड जो राइस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ना हमें कंजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ना जो चावल की वाइल्ड पॉपुलेशन और जो प्योरेस्ट पॉपुलेशन है वो उसको हम यहाँ पे कंजर्व कर पाएंगे। आने वाले समय के अंदर हमें वाइल्ड राइस को ब्रीड करना हुआ, या कुछ क्रॉप्स को मतलब राइस को आगे ब्रीड करना हुआ, तो उसमें यहाँ पे हेल्प करेगा। बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर होती है। तो एक प्रकार का ये पेरिनियल वाइल्ड राइस स्पीशी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट बहुत सारी नई नई हम तरह की वैरायटीज हैं जो इससे यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। ये सारे फायदे हैं। और इसको ना आप सीड्स के भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो, और राइजोम से भी। राइजोम पता क्या होते हैं? जैसे प्लीज इधर फोकस करना, जैसे ये इसकी रूट्स है ना यहाँ पे, ये देखो। अब कई बार पता क्या होता है, मिट्टी के अंदर ही यहाँ पर इस तरह से इसकी स्टेम जो है वो ऐसे इन्हेंस हो जाती है, और यहाँ से एक नया पौधा फिर यहाँ से निकल आता है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे राइजोम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ऐसे भी ये रिप्रोड्यूस हो जाता है, स्टेम से भी होता है, मतलब एज इन सॉरी रूट से भी होता है, और आपका यहाँ से राइजोम मतलब सीड्स लगा भी कर सकते हो, या राइजोम्स के माध्यम से भी आगे ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। ये बहुत ही शानदार चीजें हैं इस पर्टिकुलर ओरिजा रोफी पोगोन के बारे में। अभी पता क्या हुआ, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉर्जुली वेटलैंड है, यहाँ पर क्या किया गया, इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को बहुत ही शानदार ढंग से कंजर्व किया गया, और इसी वजह से असम के बॉर्जुली वेटलैंड को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया है। अब होता पता क्या है, कोई भी ऐसी साइट जो हमें लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है, तो उस केस में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसको नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करके उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है। अब यहाँ पर या तो इकोसिस्टम बहुत ही शानदार होगा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, या कुछ रेयर स्पीशीज यहाँ पे मिलती होंगी, है ना, कुछ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस है उसकी, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, ऐसी सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके लिए हमारा एक्ट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है,
भारत में अगर मैं बात करूं तो जो पहली बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी वो थी नल्लूर टैमरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, 2007 के अंदर इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। तो ये चीज़ थी करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। आगे दोस्तों आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विक्रम वन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये विक्रम वन है क्या। देखो, एक ना हमारा हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। हमने पहले भी स्काई रूट को डिस्कशन किया है। ये स्टार्टअप जो है ये स्पेस सेक्टर के अंदर यहाँ पे काम करता है। अब इन्होंने ना क्या किया है, एक लॉन्च व्हीकल यहाँ पे बनाया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, विक्रम वन। इसका पर्पस क्या होगा, देखो जो आपकी छोटी सैटेलाइट्स होती है ना, उनको लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाने का काम करेगा ये जो विक्रम वन, ये जो लॉन्च व्हीकल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये पहला, भारत का पहला प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है ना स्काई रूट एयर स्पेस, इन्हों के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। तो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टी स्टेज ये रॉकेट एक तरह से बनाया है और इसमें इन्होंने 3D प्रिंटेड इंजन की यहाँ पे बात करी है। क्यों, क्योंकि देखो कम टाइम के अंदर यहाँ पे बना पाए, खर्चा कम हो, है ना, उसके लिए यहाँ पे 3D प्रिंटिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स लाइट वेट बनाने के लिए, और वो स्ट्रॉन्ग भी रहे, वो लाइट वेट भी हो, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह से आपने मॉड्यूलर डिजाइन यहाँ पे छोटे छोटे डिजाइन यहाँ पे उनके बनाए हैं और उनको फिर बाद में कंबाइन किया गया है ताकि हम आराम से कम समय के अंदर इसको यहाँ पे बना पाए। तो बहुत ही शानदार इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्काई रूट के द्वारा यहाँ पे ये चीज करी गई है। अब इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन आगमन। आगमन का मतलब होता है अराइवल, कोई चीज का आना, कोई चीज का अराइव करना इज कॉल्ड एज आगमन। तो पॉइंट पता क्या है, जो पहला मिशन होगा विक्रम वन का वो यही होगा जिसके माध्यम से रॉकेट कोशिश करेगा ऑर्बिट तक पहुंचने की। तो बेसिकली जब पहली बार हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं या पहली बार जो हम इसका कर रहे हैं ना लॉन्चिंग, तो उसको हमने नाम दिया है मिशन आगमन। ठीक है, तो रॉकेट को रियल कंडीशन के अंदर टेस्ट किया जाएगा, इंजन की परफॉर्मेंस को हम समझेंगे और इसके माध्यम से हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखो भारत का भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस के अंदर अब यहाँ पे अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। कहाँ से होगा ये होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ और फीचर्स अगर मैं इसकी बात करूं तो 350 किलो तक यहाँ पे जो वेट है, ठीक है, वो यहाँ पे कैरी कर पाएगा टिल लो अर्थ ऑर्बिट एंड 260 किलो तक कर पाएगा टू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इस तरह से ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तो आप जानते होंगे, तो नियर पोलर ऑर्बिट आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसमें काफ़ी अच्छी खासी आपको थ्रस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी जिसके नाम से आप जो पेलोड्स हैं उनको अर्थ के ऑर्बिट तक यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो ये है आपका मिशन आगमन एंड आपका विक्रम वन। आई होप आपको पता लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत का ये पहला प्राइवेट स्पेस का यहाँ पे ये मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने रंग कमेटी के बारे में है। इसको रंग, रुंग या फिर शौका कम्युनिटी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। देखो ये जो कम्युनिटी है ना, बेसिकली ये उत्तराखंड की शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये कम्युनिटी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहले तो आप देखो कि कहाँ पर है ये दरअसल में आपको ना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ये वही है जो बहुत ही ज़्यादा करीब है नेपाल और तिब्बत के। बेसिकली भारत नेपाल और तिब्बत के जो ट्राई जंक्शन के ऊपर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने डिस्कशन भी किया है, इंडिया और नेपाल के बीच में कई बार बाउंड्री डिस्प्यूट्स आते हैं ना, वो दरअसल में जो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियादुरा वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो कम्युनिटी है ये दरअसल में ट्रांस हिमालयन ट्रेडर्स हैं। बेसिकली बियॉन्ड बाउंड्री जाके तिब्बत के साथ ये ट्रेड करते थे पहले के टाइम के ऊपर भी, अभी भी कुछ एरियाज के अंदर करते हैं, पर आज मेजर फोकस इनका एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर हो गया है। अब ये जो कम्युनिटी है ये रंगलो लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, जो कि एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है और ये कंडाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है हर 12 साल के बाद। बाकी इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, कि ये वर्शिप करती हैं किसको, जो कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओम पर्वत है वहाँ पे, उसको वर्शिप करते हैं, आदि कैलाश को वर्शिप करते हैं, नदियों को, ग्लेशियर्स को। ये बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है ना, भगवान शिव जो हैं, वो इस तरह से नेचर के अंदर यहाँ पे बसते हैं। तो ट्रेडिशनल नेचर बेस्ड वर्शिप यहाँ पे की जाती है। और वहाँ पर जो हिमालयन रीजन है उसकी सेंसिटिविटी को यहाँ पे ये ध्यान में रखते हैं, वहाँ पर कोई पेड़ वेड़ नहीं कटने देते, हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो दैट इज़ वाई दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पता क्या हुआ, अभी कुछ थोड़ा सा
न्यूज़ आई कि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पर ना एक शिवलिंग बनाया जा रहा है ओम पर्वत में, और इस वजह से रंग कम्युनिटी ने यहाँ पे अपोज किया। सवाल आता है क्यों? देखो, ऐसा नहीं है कि ये भगवान शिव को नहीं मानते, ये मानते हैं, पर ये बोलते हैं कि जो भगवान शिव है ना, वो नेचर में है, वो हमारे आसपास है, वो नदियों के अंदर है, वो ग्लेशियर्स के अंदर है, वो पर्वतों के अंदर है, वो आदि कैलाश के अंदर है। अब एक इंसान के द्वारा जो शिवलिंग बनाया जा रहा है, उसके अंदर ये विश्वास नहीं रखते। समझ पा रहे हो मेरी बात? और इनका ऐसा मानना है कि देखो, जब इंसान के द्वारा जो शिवलिंग बनाया जा रहा है, उससे क्या होगा? उससे वहां के नेचुरल लैंडस्केप को डिस्टरबेंस मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये उतना इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि ये भगवान शिव को नहीं मानते, ये मानते हैं, ये तो बहुत ज्यादा पूछते हैं भगवान शिव को, पर उसको नेचर में, उनको नेचर के अंदर यहाँ पे पूजा जाता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये कम्युनिटी काफी न्यूज में थी कि कैसे हमें यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम है एक वो है, और एक तरफ से सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली श्रद्धालु इंफ्रास्ट्रक्चर ही, कि वहाँ पे शिवलिंग भी बनेगा और बाकी लोग भी आएंगे वहाँ पे। तो वो सब चीजें, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इससे एक तो ये मैन मेड वाली चीजें होगी, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो लोकल इकोसिस्टम है या लोकल इकोलॉजी है वहाँ की, वो डिस्टर्ब हो पाएगी। तो दैट इज वाई देवर इन द न्यूज। तो अभी ये भी डिबेट काफी ज्यादा चल रही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने, गवर्नमेंट ब्रिंग्स स्टेम सेल एंड जीन थेरेपीज अंडर सेंट्रल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत एक इंपॉर्टेंट बदलाव यहाँ पे किया गया है। उसको करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ना मैं आपको थोड़ा स्टेम सेल थेरेपी के बारे में समझा देता हूँ। देखो, स्टेम सेल थेरेपी आई एम वेरी श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी। स्टेम सेल थेरेपी है क्या? देखो, ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स है ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपके कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है या आपका टिश्यू डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर, रिप्लेस या दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। बेसिकली ऐसा समझ लो कि स्टेम सेल ना आपकी बॉडी के मास्टर सेल्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप कोई भी अपने जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स हैं, उनको रीबिल्ड यहाँ पे कर सकते हो। तो अपने आप ये रिन्यू कर लेते हैं, अपने आप ये डिफ्रेंशिएट होते हैं बाकी कि और औरों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई कच्चा माल नहीं होता, रॉ मटेरियल, उससे आप कुछ भी बना सकते हो। तो स्टेम सेल भी इस तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो खुद रिन्यू हो जाते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट होकर बाकियों के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार ये स्टेम सेल थेरेपी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब पहली चीज तो आप यहाँ पे एक बात सुनना कि आपने पढ़ा है वेरी श्योर की साइंस टेक के अंदर, पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना सकते हैं। फिर आपने सुना होगा प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट जो होते हैं, वो लगभग सारी चीजें बना सकते हैं, बस ये प्लेसेंटा नहीं बना सकते। बाकी कोई भी बॉडी का जो सेल टाइप है वो बना देंगे। ऐसे ही हमने देखा है मल्टीपोटेंट के बारे में। इस केस में कुछ लिमिटेड, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स ही बन पाएंगे, सभी तो नहीं बन पाएंगे। फिर आ जाता है ओलिगोपोटेंट, इसमें सिर्फ फ्यू सेल्स ही यहाँ पे बन सकते हैं। और एक आता है आपका यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट तो मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ सेल ही बन पाएगा, जैसे मान लो आपके स्किन के स्टेम सेल्स हैं, तो इससे सिर्फ आप स्किन सेल्स ही बना पाओगे। तो ऐसे होता है, टोटीपोटेंट में सब कुछ बन जाएगा, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म। प्लूरीपोटेंट में लगभग सारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बस प्लेसेंटा नहीं बन पाएगा। मल्टीपोटेंट में डिफरेंट डिफरेंट बन पाएंगे बट नॉट ऑल। ओलिगो में तो बहुत ही कम बन पाएंगे, और यूनी में तो एक ही बन पाएगा। अब होता क्या है ना, उस बेसिस के ऊपर हमारे पास कुछ स्टेम सेल की टाइप्स आ जाती हैं। जैसे एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये होते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो एम्ब्रियोनिक का मतलब यहाँ पे यही है, एम्ब्रियो से, जो बच्चे का अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, उससे यहाँ पे बन जाते हैं। फिर आते हैं आपके अडल्ट या सोमैटिक स्टेम सेल्स। ये भी मल्टीपोटेंट होते हैं, मोस्टली हमें देखने को मिलता है आपकी बॉडी के बोन मैरो में, स्किन में, फैट में, उन टिश्यूज में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। फिर एक होते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। ये इंड्यूस्ड क्या होते हैं? ये बेसिकली ये जेनेटिकली रिप्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है, बेसिकली एम्ब्रो की तरह यहाँ पे बिहेव करें, ऐसा यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही बड़ा चेंज हमने यहाँ पे किया है। तो और इस बेसिस के ऊपर हम इन स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसन डिजीज, डायबिटीज, इन सबको भी यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। बेसिकली स्टेम सेल का पर्पस यही है कि आप क्या कर पाओगे, ये वो सेल्स होंगे जो किसी भी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। आपकी बॉडी के स्टेम सेल कलेक्ट करके यहाँ पर आपके पेशेंट के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाएगा, एंड उस पर्टिकुलर डैमेज सेल को ये रिपेयर कर देंगे और वो अपने आप ठीक तरह से काम करने लग जाएगा। ये होता है स्टेम सेल।
इसके अलावा आप लोगों ने जीन थेरेपी के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं जीन की, तो जीन तो आपने देखा ही है। जीन्स की जब हम बात करते हैं, जीन थेरेपी के माध्यम से आपकी जो भी बॉडी में फॉल्टी जीन्स हैं, जो गड़बड़ वाले जीन्स हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं डीएनए लेवल के ऊपर जाकर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, जीन थेरेपी। फिर आपने जीनोग्राफ्ट के बारे में सुना होगा। जीनोग्राफ्ट में पता क्या होता है कि एनिमल के टिश्यूज इंसानों के अंदर लगाए जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा पिग हार्ट वॉल्व के बारे में। तो यहाँ पर क्या किया, बेसिकली जो पिग का हार्ट है उसका इस्तेमाल कर दिया, बेसिकली एनिमल ऑर्गन्स को इंसानों के अंदर ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, पशुओं के, एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स को अगर हम इंसानों में प्लांट कर देते हैं उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। ठीक है, एंड ऐसे ही आपने कार टी सेल थेरेपी आपने सुनी होगी। बेसिकली जो टी सेल आपने को नहीं सुना ना, बी सेल होता है एक, तो एक होता है टी सेल। बी सेल क्या करते हैं, ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, और टी सेल की अगर हम बात करें, ये डायरेक्टली जो भी आपके कैंसरस सेल्स होते हैं उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो ये कार टी सेल थेरेपी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपके बॉडी के टी सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैंसर सेल को टारगेट करने के अंदर यहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट इज द कार टी सेल थेरेपी। तो दोस्तों ये सारी थेरेपीज ना बहुत तेजी से इमर्ज हो रही हैं आज के समय। ये थेरेपीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इनको अच्छे से फिर रेगुलेट भी तो करना चाहिए, बिल्कुल। तो हुआ पता क्या है, सरकार ने यहाँ पे ड्रग रूल्स 1945 के अंदर अमेंडमेंट किया है, यहाँ चेंजेस किए हैं। क्यों? देखो आप एक बात समझो, हमारे देश में अलग अलग राज्य सरकारें हैं। अब ये जो हमारे थेरेपीज मैंने पढ़ाई आपको, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, जीनो जो ग्राफ था, तो इसमें हम नोटिस करते हैं कि अलग अलग सरकार इसको अलग अलग तरह से रेगुलेट कर रही है। तो भाई देखो यार, ये इतनी हाई रिस्क और एडवांस ड्रग्स हैं, इसके लिए सरकारें राज्य वाली नहीं, इसके लिए सेंटर को यहाँ पे अपने रेगुलेटर्स के यहाँ पे काम पे करवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पता क्या किया है, इन सब थेरेपीज को, ये जो मैंने अभी आपके साथ थेरेपीज डिस्कस करी, इनको सेंट्रल लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर ले आए हैं। यानी कि सेंटर यहाँ पे अब इनको रेगुलेट करेगा अलोंग विद द स्टेट्स। क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाई रिस्क और इतनी ज्यादा एडवांस ड्रग्स हैं, अगर हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं लेकर आए, तो ऐसी हाई रिस्क थेरेपीज की वजह से क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है आगे जाकर। क्योंकि रेगुलेशन अभी इनकंसिस्टेंट है। अगर हम एक सेंट्रल रेगुलेटरी सिस्टम बना दें, एक्सपर्ट ड्रिवन सिस्टम बना दें, तो उसमें बिल्कुल हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो जाएगा रिस्क को मैनेज करने के अंदर। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो इस तरह से अब जो मैन्युफैक्चरर होंगे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के, इनको सेंट्रल अप्रूवल लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद स्टेट रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो हमने यहाँ पे इनका जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। और इसके लिए जो आपकी अथॉरिटी है वो कौन सी है, सेंट्रली लाइसेंस्ड अप्रूविंग अथॉरिटी। थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक मैकेनिज्म होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत और ड्रग रूल 1945 के अंतर्गत, जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनको सेंटर और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज यहाँ पे रेगुलेट करेंगी। तो भारत की तरफ से जो है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हेड करते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर इनको अप्रूवल वगैरह यहाँ पे देंगे और उस बेसिस के ऊपर यूनिफॉर्मिटी जो है स्टैंडर्ड्स के अंदर वो आ पाएगी और जो रिस्क वगैरह है हम यहाँ पे उनको कम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। बाकी देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो भारत ने पहला इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी जो है वो भी यहाँ पे डेवलप करी, जिसका नाम है नेक्सकार 19। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से हम कैंसर ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हमारा नेशनल बायोफार्मा मिशन है, जिसके माध्यम से हम बायोफार्मास्यूटिकल्स में, वैक्सीन में रिसर्च वगैरह को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। एंड सिमिलरली बायो ई थ्री पॉलिसी हमारी 2024 में आई थी, जिसमें बात करता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज हो आपकी इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो तीनों चीज़ों पर फोकस है। यानी कि जीरो कार्बन एमिशन गोल्स को हमें अचीव करना है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, एंड इस तरह से रोजगार भी यहाँ पे जनरेट होंगे। तो ये है आपका बायो ई3 पॉलिसी। तो डेफिनेटली भारत बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है नई नई अपनी टेक्नोलॉजीज की तरफ, और उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने की भी यहाँ पे हमारी बहुत अच्छा प्रयास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, तो बिल्कुल सही बात है। इसको जस्टिस जो प्रकाश प्रभाकर नालोकर जो रिटायर्ड हैं वही इसको हेड कर रहे हैं। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। NSC की दोस्तों बात करें तो NSC उर्जित पटेल कमेटी के साथ लिंकेज नहीं है, इसका लिंकेज जो है वो फेरवानी कमेटी के साथ है,
1994 के अंदर इसका जो काम करना वो स्टार्ट हुआ था, जब 1993 के अंदर इसको सेबी के द्वारा जो एक तरह से रिकॉग्निशन मिल गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करना कि बाकी सब तो सही है, पर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं बनाया, इसको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। बाकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो 2026 में आई है, इसका कारण यही है कि ताकि ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के साथ अलाइन कर पाए, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।